वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम मॉडल सेट 1 जो टेस्ट सीरीज हुआ था लास्ट सैटरडे को, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे एक एक करके। और हाँ, सॉल्यूशन से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो सॉल्यूशन करेंगे वो ट्रिक से नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैथ्स का बेसिक फंडामेंटल नहीं पता है ना। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि जिस दिन आपको मैथ्स का बेसिक समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप खुद ही ट्रिक निकाल लोगे। ट्रिक क्या होता है? ट्रिक ऐसा थोड़ी ना है कुछ अलग सा तरीका होता है। ट्रिक कुछ नहीं होता। ट्रिक वो कॉन्सेप्ट ही होता है, बट उसको बहुत शॉर्टकट में बना देते हैं और एक लाइन के पीछे 10 लाइन होता है ना। तो जब आप मैथ्स का नॉलेज हो जाएगा तो आप ट्रिक खुद ही बना लोगे। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा था कि अंकित मूल्य पर जो 20% की छूट दी जाती है तो लाभ 20% का होता है। यदि 30% की छूट दी जाए तो लाभ कितना होगा? पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि अंकित मूल्य होता क्या है। क्या होता है अंकित मूल्य? जो एमआरपी है ना। तो हमारे जो भी खरीद लेन है उसमें तीन ही चीज होता है। एक होता है क्रय मूल्य, जितना पैसे से हम खरीदते हैं। एक होता है अंकित मूल्य, जितना उस वस्तु पे हम दाम लिखते हैं। ठीक है, और एक होता है विक्रय मूल्य, जिस पे हम बेचते हैं। लाभ और हानि में इसके अलावा और भी कुछ होता है? नहीं होता। ठीक है, अब देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन कि अंकित मूल्य पे 20% डिस्काउंट देने पे। तो मान लिया कि मेरा अंकित मूल्य y था, ठीक है, और क्रय मूल्य x था। मतलब x रुपया का मैं खरीदा था। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, जीन्स के दुकान पे, ठीक है, जैसे मैंने जीन्स का दुकान जो दुकान है मेरा, तो मैं एक जीन्स खरीद के लाया दिल्ली से 1000 का। ठीक है, 1000 का लाया हूं तो मैं आपको 1000 में बेचूंगा तो नहीं, मुझे प्रॉफिट तो कमाना है। ठीक है, अब मैं सीधे उस पर बोलूंगा कि 1200 का ले लो, उस पर आप बार्गेनिंग करते हो, है ना, कि नहीं कुछ कम कर दो। तो इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, स्टिकर लगा दूंगा 1500 का, और वो 1500 क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा ना। ध्यान से समझिए। तो मैं 1000 रुपए का खरीदा, 1500 का स्टिकर लगा दिया, आप आए, मैं बोला 20% छूट दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो 1500 का 20% कितना हो जाएगा, 300 रुपया। 300 रुपया छूट दे दिया, मतलब कितने बेचा, 1200 में। तो जो मैं कह रहा हूं कि 1500 आपका अंकित मूल्य था और 1500 का 20% घटा रहा हूं मैं, तो ये आ रहा है 1200, आ रहा है ना। या फिर मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि 1500 का 20% डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब बेच कितने में रहा हूं, 1500 का 80% में। तो 1500 का 80% सीधे निकाल देंगे, 8 5 40, 8 4 12, 1200। ये भी सही है। कहने का दो तरीका हुआ, मतलब कि मैं 20% डिस्काउंट दूं, या मैं बोलूं कि जो अंकित प्राइस है, अंकित मूल्य है, उसका 80% पे मैं बेच रहा हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, अंकित मूल्य पे कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया है, 20% का। मतलब कितने में बेच रहा है, 80% में बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, y का ये समझ में आया, ये समझ में आया नहीं आया? मतलब अंकित मूल्य पे 20% का छूट देता। आप नॉर्मली भी करोगे तो ऐसे आएगा, y माइनस y का 20%, 20,500, तो ये हो जाएगा 4y/5। बात एक ही पड़ा। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 80% निकाल देंगे, इतने पे ये बेच दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि इस केस में 20% छूट दिया था अंकित मूल्य पे, इतने में बेच रहा। अब कह रहा है कि ऐसा करता है वो, तो उसको 20% का लाभ होता है। ठीक है, ऐसा करता है तो क्या होता है, उसको 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो यहां पे एक और कॉलम बना लेते हैं, लाभ प्रतिशत का। यहां पे कितना होता है, 20%। ठीक है, ये ले लेते हैं केस 1, पहला कंडीशन है ये। तो हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, यही होता है ना। लाभ परसेंटेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20। लाभ कितना दिया हुआ है,
क्रैमुल हम x मान लिए हैं, विक्रैमुल इतना है, तो लाभ क्या हो जाएगा? विक्रैमुल माइनस क्रैमुल, यही होता है ना लाभ। विक्रैमुल माइनस क्रैमुल, क्रैमुल माइनस विक्रैमुल मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? विक्रैमुल कितना है? 4y बाई 5 माइनस x, बटे में क्रैमुल क्या है? x है, गुने में 100, 20 पान 100, तो हो जाएगा 1 बराबर, गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 4y बाई 5 गुने 5 कितना हो जाएगा? 4y। 4y बाई 5 में 5 से गुना होगा तो 5 5 कट जाएगा, माइनस x में 5 से गुना होगा तो 5x बटे में x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर में 4y माइनस 5x, और ये x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6x बराबर में 4y और 3x बराबर में 2y। ये एक इक्वेशन निकल गया, ठीक है। केस 2 क्या कह रहा है कि जब इस पे 30% की छूट दी जाए तो अंकित मूल्य अभी भी y रहेगा, अक्रय मूल्य अभी भी x रहेगा ना। तो कह रहा है कि 30% का छूट दिया गया तो कितने में बेचेगा? y गुने 70 बटे में 100, तो ये विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका? y गुने 70 बटे में 100, मतलब 7y बाई 10। परफेक्ट। तो कह रहा है कि लाभ निकालें, लाभ प्रतिशत निकालें, तो निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटे में क्रैमुल गुने में 100, लाभ कितना हो जाएगा? x है ये और 7y बाई 10, तो क्या करेंगे? 7y बाई 10 माइनस x बटे में क्रैमुल x गुने में 100। परफेक्ट। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यदि एक्स वाई को खत्म करना पड़ेगा तभी परसेंटेज निकलेगा ना। तो हम क्या करते हैं, x नीचे है, ऊपर यदि सारा चीज x में आ जाए, इधर देखिए ऊपर सारा चीज यदि x में आ जाए तो कट जाएगा, तो ऊपर में x लाने के लिए क्या करेंगे? ये तो x है ही, y को बदल देंगे x में, तो y को यहां से क्या लिख सकते हैं? 3x बाई 2 लिख सकते हैं। तो लिखिए, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? 7, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3x बाई 2, और पहले से क्या है? 10 है ही, माइनस x और बटे में x गुने 100, ये कितना हो जाएगा? 21x बाई 20 माइनस x बटे में x गुने 100, ये कितना हो जाएगा? 21x माइनस 20x, और ये 20 नीचे आ जाएगा और x है ही। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? बटा बके घटाओ, x के नीचे 1 है तो एलसीएम लेंगे 20, तो 20x, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? x बटे में 20 गुने x गुने 100, x कट गया, 20 500, 5%, यानी लाभ प्रतिशत कितना आ गया? ये समझ में आया? पक्का बिट्टू? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञ है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा कि ये क्वेश्चन गलत है, ज्ञ क्यों हो सकता, कुछ वैल्यू होना चाहिए इंटीजर, बट नहीं, ये क्वेश्चन सही है। मुझे मानना ही है, जैसे मैं मानता हूं कि 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत x है, मैं ज्ञ भी मान सकता हूं, मैं ये भी कह सकता हूं 6 प्राकृत संख्याओं का औसत एक पेड़ है, मुझे मानना है, तो इसलिए इसमें ग दिया है कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा पहले ये बताइए प्राकृत संख्या का होता क्या है? लगातार नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे प्राकृत संख्या है ना। लगातार में बोलूं तो पहला यदि मैं 4 लूंगा तो आगे वाला क्या लूंगा? 5 लूंगा, है ना। तो 6 प्राकृत संख्या करते इसको x y नहीं मानेंगे, एक को x मान लिए तो अगला क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, तो औसत कैसे निकालते हैं? 6 प्राकृत संख्याओं को जोड़ देंगे और बटे में 6 से भागा दे देंगे। तो पहला प्राकृत संख्या मान लीजिए x है, तो दूसरा प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? नहीं, x + 1 होगा, x + 1 हो जाएगा अगला प्राकृत संख्या। जैसे मान लीजिए 4 है, तो अगला क्या हो जाएगा? 4 + 1 5,
तो हमें पता नहीं है कि कौन से प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट किया। बोला केवल कि लगातार 6 प्राकृत संख्या। प्रारंभिक बोला होता तो 1 2 3 4 5 6 कर देते, बट बोला है कि 6 लगातार प्राकृत संख्या। तो पहला x मान लिए, दूसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा x + 2, चौथा, पांचवा, छठा। अब यहां पे बच्चे क्या करते हैं गलती कि जब वो लिखते हैं औसत तो लिखते हैं x + x1 + x प्लस कहां तक, x + 6 तक लिख देते हैं। तो वो तो 60 टर्म हो जाएगा, 5 तक ही लिखेंगे क्योंकि x प्लस ये 0 से स्टार्ट है। ठीक है, अब देखिए इसका औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका औसत निकालना है तो सबको जोड़ देंगे ना, और किससे भागा देंगे, 6 से। ये औसत निकल गया और इसी का औसत क्या दिया हुआ, गया। हिंदी थोड़ा कमजोर है तो गया यदि गलती भी लिखो तो माफ करना। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, x कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6x लिख सकते हैं। नंबर कितना है 1 2 3 3 6 6 4 10 15, बट्टे में 6 बराबर में गया। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन लेंगे, कटेगा ऊपर नीचे, 3 कॉमन लिया तो 2x + 5/6 = गया। ये हो जाएगा 2x + 5 = 2 गया, हो गया एक ये। ठीक है, अब देखते हैं, अब कह रहा है कि इन 8 संख्या यदि अगली 2 प्राकृत संख्याएं शामिल कर दिया जाए तो औसत पहले से कितना बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगली 2 प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, x + 5 लिए हैं तो x + 6 और x + 7। तो अब कह रहा है कि इन दोनों को इसमें जोड़ दिया जाए तो औसत में कुछ चेंजेस आएगा। तो कह रहा है कि पहले वाले से औसत कितना चेंज हो रहा है, ये भी देख लेते हैं। तो जो नया औसत होगा, न्यू एवरेज, वो कैसे निकालेंगे, x + x1 + 1 + x2 + x1 + 1 + x1 + 2, कहां तक था पहले, x1 + 5 तक था, 6 प्राकृत संख्या इतना था। अब कह रहे कि 2 और जोड़ दो तो अगला क्या हो जाएगा, x1 + x1 मत मानो, x केवल मानो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x + 6 + x + 7। अब ये टोटल कितना संख्या हो गया, 6 पहले था, 2 अभी जोड़ा ना, ये 2 अभी जोड़ा ना हमने, x + 6 x + 7, तो टोटल कितना हो गया 8। तो 8 से हम भागा दे देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, पहले 6 था और 2x और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 8x। पहले 1 2 3 4 5 तक के जोड़ने पे कितना आता था 15, अब ये 6 भी जुड़ेगा 21, 21 से 7 28 बटे में 8। अभी भी कुछ कॉमन आएगा, 4 कॉमन ले लो तो 2x + 7/8, राइट। ये कितना हो गया 2x + 7/2। अब हमें z के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब क्या करेंगे, x को हम z के फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 गया -5 अब +7 है बटे में 2, है ना। ये कितना हो जाएगा, 2 गया +2 बटे में 2 हो जाएगा ना, -5 + 7 -5 + 7 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, न्यू एवरेज जो है नया औसत, तो कितना हो गया 2 गया +2/2, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा गया +1/2, यानी आंसर क्या हो गया गया +1। तो हम कह सकते हैं कि जो पुराना एवरेज था गया था, अब नया क्या हो गया गया +1। तो एवरेज कितने से बढ़ गया, 1 से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बी, सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, और उनके भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, भुजा नहीं दिया हुआ है। तो देखिए एक ये पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अनुपात होता है क्या, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। अनुपात होता है कि उसका और उसका तुलना करें तो किस रेशियो में है, ठीक है। तो कह रहा है जैसे मान लो ये ABC त्रिभुज है, ठीक है,
इसका साइड है ए बी सी, ठीक है। तो कह रहा है कि त्रिभुजों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात कितना है, 2:3:4 है। ये तीन भुजा मान लिए ए बी सी, तो इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3:4। अच्छा एक चीज बताओ, तो हम ऐसे मानते थे ना कि ए बराबर कितना हो जाता था, 2 नहीं लिखते थे हम, के लिखते थे या x लिखते थे। तो ए का वैल्यू 2k, बी का वैल्यू 3k, सी का वैल्यू 4k। एक चीज बताओ, k क्यों लिखते हैं इसमें, क्योंकि सर जो परिणाम है ना संख्या में या अनुपात में संख्या में लाने के लिए मानते हैं। यस, के हम इसलिए लिखते हैं कि के कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि एक त्रिभुज है जिसका भुजा है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो इसका भी अनुपात हो गया 2:3:4। या फिर मैं बोलूं कि त्रिभुज है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका भी अनुपात क्या हो जाएगा, 4 और 6:8, यानी इसमें कॉमन क्या है, 2:2, 3:2, 4:2, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 को मैं k मान लूं तो हो जाएगा 2k, 3k, 4k, यही हुआ ना। तो k का मतलब ये होता है कि k कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसके हिसाब से a का एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ये तो रेशियो है, ठीक है, इसलिए हम k लिखते हैं। अब देखिए ABC निकल गया। अब कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि मेरे बॉडी का परिमाप क्या होगा, यहां से स्टार्ट करोगे, ऐसे ऐसे किनारे किनारे से होते हुए घूम के फिर यहां पे आओगे, ये परिमाप होता है ना, जिसको हम परिधि भी बोलते हैं वृत्त में। मतलब क्या हुआ, इसके बाहर के किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ट्रेवल करेंगे, ऐसे ऐसे, यही हुआ ना परिमाप। तो कितना हो जाएगा, C + A + B, यानी तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप कितना हो जाएगा, A + B + C। परफेक्ट। परिमाप दिया हुआ आपका 18 सेंटीमीटर और A का वैल्यू कितना है, 2k + 3k + 4k, ये कितना हो जाएगा, 18 = 9k। k का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि परिमाप सेंटीमीटर में था। B का वैल्यू कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर और C का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बोलिएगा। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, विपुल पक्का। अब देखिए कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, L² + B² + H²। तो मतलब एक भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरे भुजा का स्क्वायर बराबर में तीसरे भुजा का स्क्वायर, या इसको ऐसे करते L² + B² = H²। यदि इस फॉर्म में बैठ गया तो हमारा एरिया निकालना बहुत आसान हो जाता है। क्या करते हैं, 1/2 गुने L गुने B निकल जाएगा। अब यहां पे देखो 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा है 8, इसका करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर जोड़ने पे 64 आना चाहिए, आ रहा है 4 × 16 और 36, कितना आ रहा है, 52 आ रहा है शायद, 52 64। तो पाइथागोरस पे तो नहीं बैठा, तो इतना इजीली इसका एरिया नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, जब ये फेल हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, हीरो फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। हीरो फॉर्मूला क्या होता है, यस, हीरो फॉर्मूला होता है, हीरो फॉर्मूला से क्षेत्रफल कैसे निकलता है, S × S - A S - B S - C, और S यहां पे क्या होता है, A + B + C/2 होता है। परफेक्ट। तो निकाल लेते हैं S का वैल्यू। S कितना हो जाएगा, यहां से A कितना है, 4 + 6 + 8/2, ये कितना आ जाएगा, 6 4 10 18/2, यानी S का वैल्यू कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। एक चीज और आप ध्यान रखना, यूनिट लिखना आप हमेशा याद रखो, उससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यूनिट कभी मत बोलो, S9 कभी मत लिखो, 9 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर था, ये 6 सेंटीमीटर था, ये 8 सेंटीमीटर था, जोड़े तो कितना 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर में 2 से भागा दिए हैं, उसका आधा किए तो कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर।
अब फॉर्मूला से एरिया निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, एस का वैल्यू कितना आ गया 9, 9 माइनस ए कितना है 4, फिर एस 9 माइनस बी यानी 6, फिर 9 माइनस सी 8, यही हो गया। ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए 9 का तो स्क्वायर रूट क्या पता है 3, और इसका तो पता ही नहीं होता, स्क्वायर रूट नहीं होता, इसका भी नहीं होता, तो कितना हो जाएगा 15। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 3√15 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल आता है तो किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे होगा एक बार और देख लेते हैं। ये एस था 9 था ना, तो इसको जब लिखेंगे तो ये भी सेंटीमीटर में, s-1 ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में आएगा ना। 4 सेंटीमीटर को बाहर निकालेंगे तो 2 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया ये। तो यूनिट आप हमेशा ध्यान में रखिए, मैं बताता हूं आपको मैथ्स और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चंस ग्रुप में होगा, आप देख लीजिए। यस, मैथमेटिका एकेडमी टेलीग्राम पे मैंने भेजा। चौथा क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर यू स्लीपिंग, बी एक्टिव। आप बनाते भी रहिए, नहीं समझ में आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन का गति किलोमीटर में निकालें। तो आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा कि जब ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन होता है तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, दोनों को ऐड कर देते हैं, ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई। क्यों करते हैं ये पता है, दोनों मतलब एक ही दिशा में जा रही है तो क्या हुआ। देखिए ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता लोगों को। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, यह है डुमरांव, ठीक है, यह डुमरांव का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यह डुमरांव का प्लेटफॉर्म है। मान लो इसका लंबाई है x मीटर। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जल्दी कोई बताता ही नहीं, जल्दी में रहते हैं, बस जोड़ दिया। क्यों जोड़ते हैं ये मैं बताता हूं। अब डुमरांव के बाहर यहां पर ट्रेन खड़ी है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे भी नहीं आई है, नहीं आई ना। अब मैं ये प्लेटफॉर्म कब क्रॉस करेगी, जब प्लेटफॉर्म पे कब आएगी, जब इसका पहला चक्का प्लेटफॉर्म से पहले हो। लेकिन प्लेटफॉर्म में क्रॉस कब करेगी, जब इसका लास्ट चक्का प्लेटफॉर्म से जस्ट निकले। यही होगा ना, यही होगा। तो पहले चक्के और अभी के चक्का जहां पे है उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये डिस्टेंस तो हमको पता है कितना, x प्लस ये डिस्टेंस कितना है, ट्रेन का लंबाई जो था y मीटर यानी y। इसलिए हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ते हैं हम। समझ में आया नहीं आया। ट्रेन यहां से चला, ठीक है, यहां से चला, हम x मीटर क्यों नहीं लेंगे, x मतलब x मीटर तब लेंगे ना जब यहां पे इसका अगला चक्का हो और यहां पे पिछला चक्का हो, तब लेंगे ना x मीटर। यहां से यहां की दूरी x मीटर हो गया। इस केस में तभी ट्रेन क्रॉस ही नहीं किया, प्लेटफॉर्म पे ही है, तो हम क्या लेंगे, प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी मतलब उसका पिछला चक्का यहां पे आ गया, ठीक है। तो टोटल दूरी ट्रेन को कितना तय करना पड़ा, जैसे इस चक्के से यदि दूरी नापे, जैसे साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के पहले चक्के से नापेंगे ना कि यहां से वहां दूरी कितना है, या तो पिछले चक्के से नापेंगे। तो पहले चक्के से नापा तो ये यहां तक गया, तब नहीं ट्रेन के पटरी पर से उतरा। तो टोटल डिस्टेंस कितना, इस चक्के को कितना तय करना पड़ा, इस चक्का यहां तक चला x मीटर, फिर ये दूरी भी तय किया है, तब तो ये चक्का यहां पे आया है, और ये दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई है, ये y है और ये x है, इसलिए क्या हो जाता है, x प्लस y होता है। अब कभी भी नहीं भूलिएगा, समझ में आया कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमें स्पीड निकालना है ट्रेन का,
तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे में टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया, 175 मीटर लंबी ट्रेन है, 175 और प्लेटफॉर्म में 35, दोनों को जोड़ देंगे और कितने सेकंड में पार करता है, 12 सेकंड में। ये कितना हो जाएगा, 210 बटे में 12 मीटर पर सेकंड आंसर। बट क्वेश्चन में हमें कह रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, याद किया हुआ है या कॉन्सेप्ट है? देखिए इसको कैसे करते हैं, बहुत सारे बच्चे 18/5 या 5/18 भी कर देंगे, इसको भी समझते हैं कैसे करते हैं। ये कितना है, 210 बटे में 12 मीटर पर सेकंड, यही है ना, इसलिए मैं बोलता हूं यूनिट लिखते रहिए। मीटर पर सेकंड है, अब मीटर को क्या चेंज करना है, किलोमीटर में, और समय को किस में चेंज करना है, आवर में। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड है तो ऊपर वाला मीटर है, 210 मीटर था ना, और ये 12 सेकंड था। तो अब देखिए 210 मीटर को जब किलोमीटर में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, 1000 से भागा दे देते हैं मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए। ठीक है, बटे में 12 है, इसको सेकंड को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, हेड 3600 से भागा देते हैं ना, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो सेकंड को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 3600 से भागा देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, 210 बटे में 1000 गुने 3600 बटे में 12, ये 2 0 कट गया तो कितना हो जाता है, 210 बटे में 12 और इधर क्या बच गया, 36 बटे में 10, यही हो ना, 36 बटे में 10, इसी को काटते हैं तो 18/5 हो जाता है, जो हम कहते हैं कि 18/5 से गुना करते हैं। समझ में आया 18/5 से क्यों गुना करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से क्यों गुना करते हैं। कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा कि 18/5 हो 5/18 तो निकाल लोगे ना। अब देखिए काटिए इसको, 5 का 20 कट गया, 5 दूना 10, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 7 42 और 2 से काटेंगे तो 9 7 63 क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 63 सी, चौथा का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि X पुरुषों की संख्या किसी काम को करने में 30 दिन लगाते हैं, यदि 6 पुरुष और आ जाए तो काम 10 दिन पहले हो जाता है। एक चीज बताइए, इसमें एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2, पढ़े थे। यह फॉर्मूला क्यों आता है, कभी ध्यान दिया है? जैसे मान लो मुझे एक ये दीवार बनाना है, ठीक है, हम कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, 5 लोग इस दीवार को, ये एक दीवार है, देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए, ये एक दीवार है, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 ईंटा जोड़ रहे हैं, और ठीक है 5 लोग इस दीवार को 5 दिन में कर रहे हैं, 5 लोग इस दीवार को 5 दिन में कर रहे हैं। तो मतलब यदि मैं देखूं कि एक दिन में कितना करेंगे 5 लोग, 5/5 मतलब एक काम करेंगे उसका। कहने का मतलब कि यदि 5 दिन में ये काम करते हैं तो 5 दिन में कितना करते हैं, पहला दिन इतना काम किया, दूसरा दिन फिर से इतना किया, तीसरा दिन इतना काम किया, चौथा दिन इतना काम किया, 5वां दिन इतना काम किया। अब 10 लोग हो जाए, 10 लोग हो जाए तो कितने दिन में ये काम करेंगे, ज्यादा मजदूर लग गया तो वो काम कम हो जाएगा, लेकिन उसको जोड़ना तो यही दीवार है ना। तो वही होता है कि 5 मजदूर 5 दिन में काम किए तो ये टोटल इसका वर्क हो जाता है, ठीक है। और इसमें मान लो 10 मजदूर 3 दिन में किए तो ये भी टोटल वर्क हो जाता है। तो ये दोनों काम बराबर होना चाहिए, दीवार तो एक ही है ना। तो इसीलिए कह रहा हूं इसमें ये फॉर्मूला होता है M1 × D1 बराबर में
m2 इंटू d2। तो कह रहा है कि x पुरुष किसी काम को पहले कितना है x है, गुने कितने दिन में करते हैं 30 दिन में करते हैं, और दूसरा क्या कह रहा है 6 और जुड़ जाए। तो पहले x था, 6 और जुड़ गया तो कितना संख्या हो गया x प्लस 6, और d2 कितना 10 दिन कम समय लगता है, कम 10 नहीं होगा यहाँ पे, पहले 30 था 10 दिन कम लगता है तो 20 दिन लगेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। 0 0 कट गया, ये कितना हो गया 3x बराबर में 2x प्लस 12, x का वैल्यू कितना हो गया 12, मतलब स्टार्टिंग में कितने लोग थे 12 लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पांचवा का सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा, एक बैग में 280 सिक्के हैं, ठीक है, 1 रुपया के, 50 पैसे के, 25 पैसे के हैं। तो करना क्या है, पंखा नहीं चल रहा है क्या? नहीं नहीं, लाइट तो है। वीडियो चल रहा है ना सर। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बैग में टोटल कितना सिक्का है 280, ठीक है, उसमें सिक्का किस किस चीज का है 1 रुपया का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है, ठीक है। बट जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ उनके वैल्यू का अनुपात दिया हुआ है, मतलब कहने का कि ये सिक्कों का अनुपात नहीं दिया हुआ है, उनकी वैल्यू का अनुपात दिया है। तो कह रहा है कि 1 रुपये का सिक्कों का संख्या क्या होगा। तो मान लिया कि 1 रुपये का सिक्का जो है वो कितना है x है, 50 पैसे का सिक्का जो है y है, और 25 पैसे का सिक्का कितना है z है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास 1 रुपये का सिक्का 10 है, तो कितना रुपया होगा 10 रुपया, और मैं बोलूं कि 50 पैसे का सिक्का आपके पास 10 है तो कितना रुपया होगा 5 रुपया। हमने क्या किया, सिक्के में 2 से भागा दे दिया। अब देखिए तो कह रहा है कि 1 रुपया वाला सिक्के का वैल्यू कितना हो जाएगा x गुने 1, y रुपये वाले सिक्के का संख्या कितना हो जाएगा, y रुपये वाले सिक्कों का वैल्यू कितना हो जाएगा, जितना सिक्का होगा उसमें 2 से भागा दे देंगे, क्योंकि 2 50 पैसा मिलकर 1 रुपया बनता है। ये समझ में आ रहा है आपको, 10 50 पैसे का सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा 5, 2 से भागा दिए। तो वैसे ही मेरे पास y सिक्का माना हूं 50 पैसे का, तो कितना रुपया हो जाएगा y/2, z है 25 पैसे का सिक्का तो कितना रुपया हो जाएगा z/4, और इसी का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8:4:3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा x y/2 z/4 इक्वल टू 843, ठीक है। अब इसको हम जो फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में हटाने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम वाले से गुना कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4x 2y z इक्वल टू, हुआ ये समझ में आ रहा है, किस किस को नहीं समझ में आया सर जो 280 सिक्के लिखे वो कहाँ पे लिखे हैं? अब उसको हम करेंगे। ये हुआ हमारा सिक्कों का संख्या, नहीं समझ में आया, 280 सिक्का हुआ है, दिया हुआ ना 280 सिक्का है। अब टोटल सिक्का ये दिया 280 का, और कह रहा है कि इस बैग में कितने कितने का सिक्का है, 1 रुपया का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। अब कह रहा है कि उनका मान, यदि सिक्कों का संख्या का अनुपात दिया होता तो हम सीधे बना देते, कह रहे बट उनका मान मतलब जो सिक्का 1 रुपया का मिलकर जितना वैल्यू बनाता है, 50 पैसे वाला सिक्का जितना मिलकर वैल्यू बनाता है और 25 पैसे वाला सिक्का जितना मिलकर वैल्यू बनाता है, उनका रेशियो दिया 8:4:3। तो 1 रुपया वाला सिक्का का वैल्यू कितना हो जाएगा, जितना सिक्का है उसमें 1 से गुना कर देंगे। y 50 पैसे वाला सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा, y गुने 1/2, और z वाला 25 पैसे का है तो कितना बनेगा z इंटू 1/4। ये हो गया 8:4:3। अब ये हो जाएगा x अनुपात y अनुपात 2 अनुपात z अनुपात 4। तो इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना। अब देखिए तो यहां से 4x बराबर कितना हो जाएगा 8 के, 2y बराबर 4 के, और z बराबर में 3 के, यही होता है ना। अनुपात ऐसे लिखते हैं ना,
और ये तो आपको समझ में आया होगा कि ये 2 4 था, तो मैक्सिमम वाले 4 से गुना, इसका एलसीएम ले लेते 2 और 4 का, और जितना आता है हम गुना करते हैं, ठीक है। तो यहां से अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2k, y का वैल्यू 2k और z का वैल्यू 3k। अब ये x y z क्या है, सिक्कों का संख्या है, तो सिक्कों का संख्या कितना दिया हुआ है 280, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ है 280। x कितना हो जाएगा 2k प्लस 3k इक्वल टू 280। ये कितना हो जाएगा 7k, k इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। हो गया ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक के सिक्कों का संख्या कितना होगा। तो एक का सिक्का कितना है x है, और x का वैल्यू कितना है 2k, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गुने k का वैल्यू 40, x का वैल्यू कितना हो गया 80। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन को पहले समझेंगे। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका दिमाग शार्प होगा, और आप ट्रिक्स, महा ट्रिक्स जो भी होगा आप खुद से डिसाइड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पिंकू, रिंकू और टिंकू आपस में 4200 की राशि डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4200 की राशि डिवाइड करते हैं, हाँ, और वो अनुपात दिया हुआ। मैं बोलूं कि ये 4200 रुपया है, इसको 3 लोगों में बांट दो। जैसे बोलो कि अमन, भागवत और कृष्णा में बांट दो, तो मैं 3 से भागा दे दूंगा ना, तो कितना हो जाएगा 1 और 1400 में बराबर बराबर दे दूंगा। बट मेरे अंदर थोड़ा सा बेईमानी आ गया, मैं इसको बोलूंगा कि इन तीनों को अनुपात में दे दिया, कितना 8:4:3 अनुपात में बांटना है। तो एक को कितने में मिलेगा 7:8:6 अनुपात में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे हम, जैसे मुझे एक आम है, एक ये मैंगो है, ठीक है, इसको मैं बोलूं कि 2 लोगों में बांटना है, ठीक है, और 2:1 के रेशियो में बांटना है। तो हम क्या करते थे पहले, 2:1 के रेशियो में बांटना मतलब क्या करते थे, ये टोटल 3 है, इसको 3 भाग लगाएंगे, एक आदमी को ये 2 भाग दे देंगे और दूसरे वाले को 1 दे देंगे, यही करते थे ना, एक को दुगना मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि पहले कह रहा है कि 4200 को कितने भाग में बांटेंगे हम, जितना रेशियो दिया है 7:8:6, तो एक भाग कितना हो जाएगा, इससे भागा दे देंगे, तो 7 8 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 से भागा दे दिया, मतलब इसका 21 भाग निकाल दिया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इसको कितना मिल रहा है 7 भाग मिल रहा है, तो ये तो 1 भाग है, तो 7 से गुना कर देंगे, तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा पिंकू का। ठीक है, रिंकू को कितना मिलेगा, फिर से वही करेंगे, 4200 बटे में 21, 1 भाग निकाल दिया, और उसमें कितना भाग मिल रहा है 8, और टिंकू को कितना मिलेगा 4200 बटे में 21 गुने 6। कितना समझ में आ रहा है कैसे भागा। देखिए मैं एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूं ताकि आप लोग को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 21 सब काटिए, 200, इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, इसको कितना मिला। ठीक है, अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है, कह रहा है कि सबको 200 रुपए जोड़ दीजिए, सबको। अब इसका कितना भाग हो जाएगा, इसका अब कह रहा है कि इनका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो 2 0 2 0 सब में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16:18:14, फिर से कटेगा 2 से 8:9:7, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, 709 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, छोटी से छोटी संख्या की एक प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो 7 से 9 इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आता है कि कितना मिनिमम से मिनिमम संख्या जोड़ा जाए, तो जब जोड़ने पे तो इसका वैल्यू इससे अधिक होगा ना, तो हम क्या देखते हैं कि 7 से 9 का आगे वाला ऐसा वैल्यू जो कि एक
जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता हो, तो आगे होता है 729। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 20 जोड़ने पर। यही क्वेश्चन होता कि 709 में वो कौन सी छोटी संख्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब घटाया जाएगा तो इससे छोटा हो जाएगा संख्या, तो हम क्या करेंगे 7 से 9 के पहले वाला नंबर देखेंगे कि कौन सा स्क्वायर रूट होता है और उतना घटा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज, हम क्यों बोलते हैं कि छोटी संख्या जोड़ा जाए? वर्ग बनाने के लिए। यदि छोटी संख्या ना बोलूं, मैं बोला कि 709 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत सारा आंसर हो जाएगा। जैसे 20 जोड़ा तो 729 आ जाएगा ना। और वैसे ही 24 का स्क्वायर क्या होता है? 4 को 16, 30 का ले लो, तो होता है 900 और 709 है, ठीक है ना। तो 709 में मैं जोड़ूंगा 191, तो हो जाएगा 900। मतलब एक ये भी आंसर हो सकता है, एक ये भी आंसर हो सकता है, बहुत सारा आंसर हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि छोटी संख्या जोड़ें ताकि हमारा आंसर एक ही आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं जिनके कदम 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर के हैं। 3 लोग हैं जिनके पैरों का साइज अलग अलग है, ठीक है। इसका है 73 सेंटीमीटर, इसका है 70 सेंटीमीटर, इसका है 77 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें। अब मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए मेरा पैर है 1 सेंटीमीटर का, आपका पैर है 2 सेंटीमीटर का और नीरज का पैर है 3 सेंटीमीटर का। तो मुझे एक ऐसा दूरी बताओ जो कि इन तीनों कदमों से पूरे मापा जा सके। तो मान लो मैं 1 सेंटीमीटर का दूरी लूंगा, तो मैं तो अपने एक कदम रखूंगा तो 1 सेंटीमीटर पूरा हो जाएगा, बट 2 सेंटीमीटर वाला जो पैर रखेगा तो क्या होगा? आगे चला जाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। 2 सेंटीमीटर वाला रखते हैं तो क्या होगा? ये 2 सेंटीमीटर का दूरी है, तो मैं अपने कदमों से कितनी बार में तय कर दूंगा? 2 बार में। और 2 सेंटीमीटर वाला भी 1 बार में कर देगा ना। बट 3 सेंटीमीटर वाला तो क्या हो जाएगा? बाहर इसका पैर चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर हमने ले लिया, तो मैं अपने कदमों से कितनी बार तय करूंगा? 3 बार में। और 2 सेंटीमीटर वाला क्या करेगा? 1 बार में कर लेगा और फिर इसका पैर क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर वाला 1 बार में कर लेगा। तो आंसर क्या होगा? इस केस में हम क्या करते हैं कि 1 और 2, 3 का कॉमन एलसीएम ले लेंगे। तो 1, 2, 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो 6 सेंटीमीटर का जब दूरी रहेगा तो क्या हो जाएगा? मैं कितनी बार में चलूंगा? 6 स्टेप में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार में चल दिया, पूरा हो गया। 2 सेंटीमीटर वाला क्या करेगा? 2, 4, 6 हो गया। और 3 वाला क्या करेगा? 2 बार में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम? 9 से 7 से लो, 7 63, 10, 11, तो हो जाएगा 7 63 और 110, ये हो जाएगा 3, 6, 9, 3, 0। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि मंदिर का 10 घंटा है, 6 घंटी बांधा हुआ मंदिर में, ठीक है। 3, 3, 6 कह रहा है ये जो घंटी है वो 2 सेकेंड में बजता है, ये जो है 4 सेकेंड में बजता है, ये 6 सेकेंड में, ये 8 सेकेंड में, ये 10 सेकेंड में, ये 12 सेकेंड, ठीक है। मतलब 2-2 सेकेंड के अंतराल पे पहला घंटा बजता है, ये 4-4 सेकेंड के अंतराल पे बजता है, ठीक है। और ये 6 सेकेंड के, 8 सेकेंड के, 10 सेकेंड के, 12 सेकेंड पे, ठीक है ना। सबका टाइमिंग अलग अलग है। अब कह रहा है कि कितने देर बाद एक साथ बजेंगे। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, बट इसमें कह रहा है कि 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो पहली बार एक साथ कब बजेंगे? जैसे मान लो ये 1 सेकेंड है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे समझो। पहला सेकंड में बजेगा, ये बजेगा। 1 सेकंड होगा तो 1 घंटा बजेगा? नहीं बजेगा। कितने सेकंड बजता है? 2 सेकंड में।
ये नहीं बजेगा, ये भी नहीं बजेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, राइट। 2 सेकंड में क्या होगा, ये बजेगा, यस, ये बजेगा, ये सब नहीं बजेगा, राइट। 3 सेकंड होगा तो क्या होगा, ये एक बार बजा है, 3 सेकंड में एक बार बजा है ना, तो 3 सेकंड में एक बार तो ये बच जाएगा। जब 3 सेकंड में ले रहा हूं तो पहले के 2 सेकंड में तो एक बार बच गया ना, ये आगे के 1 सेकंड में नहीं बजेगा। समझ में आ रहा है धीरज? मैं कह रहा हूं कि कोई घंटा 2 सेकंड में बजता है, घड़ी के टाइम से मैं 3 सेकंड देखा तो घंटा कितनी बार बजेगा, एक बार बजेगा जब 2 सेकंड हो जाएगा तो, और अगला 1 सेकंड नहीं बजेगा, जब वो 4 होगा फिर बजेगा, राइट। ये तो बजेगा नहीं, ये भी नहीं बजेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 4 में क्या होगा, फिर से बच जाएगा 2 बार, 4 वाला भी 1 बार बजेगा, ये सब नहीं बजेगा। वैसे ही आप देखोगे 5 में तो ये तो 1 बार 2 बार बच जाएगा, 2 दूनी का 4, 1 सेकंड रह जाएगा, ये भी 1 बार, ये सब नहीं बजेगा। 6 में क्या हो जाएगा, ये भी बजेगा, हाँ 5 सेकंड में ना, 1 बार में तो बचेगा ना 4 और 1 सेकंड रह जाएगा। अब 6 वाला में ये भी बच गया, ये भी बच गया, ये भी बच गया। तो इस तरह से जब आप देखोगे ना तो कब जो होगा, ये तो 3 घंटा, अब देखिए 4 सेकंड में क्या हुआ, 4 सेकंड में ये दोनों घंटा एक साथ बच गया, बच गया ना। 4 सेकंड होगा तो 2 सेकंड वाला 2 बार बच गया, और 4 सेकंड वाला पहली बार बजा था, 1 बार बच गया। तो 2 और 4 के एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो मतलब मैं ये पूछता कि ये 2 सेकंड वाला घंटा और 4 सेकंड वाला घंटा एक बार कब बजेगा, तो आंसर क्या हो जाता है 4 सेकंड में। कैसे, दोनों का एलसीएम ले लिए, 4 आया, और वैसे भी देख लिए 4 ही आया। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इन सबका हम एलसीएम ले लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12, है ना। 2 1 2 3 4 5 6, 2 से 1 1 3 2 5 6, 6 के 3 होगा ना, 3, फिर 3 से 1 1 1 2 5 1, कितना हो गया, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 5 दूनी 10, कितना हो गया एलसीएम 120। मतलब ये 6 घंटा पहली बार कब बजेगा, जब 120 सेकंड हो जाएगा, हो गया ना, यही कहने का मतलब ना। तो अब कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगा। अब देखिए पहला 120 सेकंड में एक बार बजेगा साथ में, फिर 120 सेकंड में बजेगा, फिर 120 सेकंड में साथ बजेगा, यही हुआ ना कहने का मतलब। तो कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 30 मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे, तो 60 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1800 सेकंड, ठीक है ना। अब 1800 सेकंड में कितनी बार बजेगा, 1800 सेकंड में 120 से भागा दे देंगे, 120 बार में एक बार बज रहा है, तो 1800 में 120 से भागा देंगे तो मतलब क्या हुआ कि 1800 में कितना 120 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1800 बटे में 120, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 36 18 15 बार बचेगा। बट ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 15 मारेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, इसका आंसर होगा 15 प्लस 1 16। अब बुक में तो दे दिया +1, समझाया नहीं है क्यों होता है 16 बार। जब आप घंटा मंदिर में टांगे हो तो उसमें भूत तो है नहीं कि अचानक हिलना स्टार्ट हो जाएगा, होगा तो नहीं होगा ना। तो हम पहली बार क्या करते हैं, पहली बार एक बार सबको एक साथ बजा कर छोड़ देते, तब ना वो लड़ लड़ के फिर दोबारा बजता है। तो एक बार तो हम स्टार्टिंग में ही बजा देते हैं। समझ में आ रहा है? हे फोन रखो, कुछ नहीं बोल रहा है, इधर देखो। तो एक बार क्यों ऐड किया मैं, क्योंकि मंदिर में हम शुरू में स्टार्टिंग में एक बार बजा देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है एक मैच में 5 खिलाड़ियों का औसत 49 है। औसत अभी पढ़ा नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। एक मैच में 5 खिलाड़ियों का औसत 49 है और 4 का रन भी दिया, तो पूछ रहा है 5वां का निकालिए। तो मान लीजिए कि ये प्लेयर P1 है, दूसरा P2 है, P3 है, P4 है और P5 है। औसत कैसे निकालते हैं, पांचों खिलाड़ियों का रन जोड़ देंगे और किससे भागा देंगे, 5 से देंगे। ठीक है, तो 5 से भागा दे दिया, यही औसत हो गया ना, औसत हो गया ना ये। और औसत का वैल्यू क्या दिया हुआ है 49 बराबर 49, औसत इतना आएगा। अब क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि
4 खिलाड़ियों का रन भी दिया हुआ है। तो पहला खिलाड़ी का रन कितना दिया हुआ है 75, दूसरे का 30, तीसरे का 62, चौथे का 21 प्लस P5 और 5 पे गुना करें तो कितना हो जाएगा 245। इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 1 3, 3 5 8, 6 6 12, 3 15, 15 7, 15 7, 6 6 दिन 12, 15 15 5 20। गलती हो रहा है क्या ये 75 30 62 21 है यहाँ 2 4 8 9 10 11 और 7 18। P5 बराबर में 245। P5 कितना हो जाएगा 245 माइनस 188। P5 कहाँ से कितना 15 में से 8 गया 7, 3 में से 23 में से 18 गया 57। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एक मेज के मूल्य में 20% का ह्रास होता है। मतलब एक मेज हम लोग जैसे खरीद के लाए तो अगले साल इसको बेचने जाएंगे तो इसका तो ओरिजिनल प्राइस मिलेगा नहीं। मान लीजिए 100 रुपये का बेंच खरीदा था और मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में 20% इसका वैल्यू कम हो जाता है, तो अगले साल कितने का बिकेगा 20% लेस कर देना। हाँ, तो 100 का 20% लेस करेंगे तो कितने में बिकेगा 80 में बिकेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 का यदि मेज होता तो अगले साल कितना बेचता 80 में 80% इसका निकाल देंगे। जैसे 100% है टोटल वैल्यू, 20% कम हो गया तो बचा कितना 80%। तो 100 का 80% निकालेंगे तो ये 80 ही आएगा। यही इतना ही में बिकेगा ना, इतना ही में बिकेगा ना 100 रुपया यदि रहता तो। अब मान लीजिए पूछ रहा है कि मेज का वैल्यू कितना होगा वर्तमान में। तो मान लिया कि मेज हमने कितने में खरीदा था 100 रुपया खरीदा था, ठीक है ना। यही पूछ रहा ना कि एक मेज के मूल्य में प्रत्येक 20% का ह्रास होता है तो 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 हो जाता है। तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या था जो स्टार्टिंग में किस प्राइस पे खरीदे थे, 2 साल बाद इसका प्राइस घट के कितना हो जाता है 32,000। ठीक है, तो मान लीजिए पहले हम कितने खरीदे थे 100 रुपए का, तो 20% का ह्रास होता है तो पहले साल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा पहले साल 20% का ह्रास होता है तो, हाँ तो इसका 20% निकाल देंगे। 20% का ह्रास हुआ तो 80% ही वैल्यू रह जाएगा ना उसका। हाँ। तो x का 80%, ओरिजिनल प्राइस x था उसका 80%। फिर अगले साल क्या होता है फिर 20% कम हो जाता है, यानी ये पहले साल का प्राइस है। 1 साल बाद इतना वैल्यू रह गया। एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष हाँ, तो पहले वर्ष 20% घटा तो इतना रह गया 80% वैल्यू रह गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मान लो 500 आएगा, मान लो एक बात कह रहे हो 500 आएगा। फिर अगले साल 20% घटा तो फिर 500 का 80% हो जाएगा। तो अगले साल 20% घटा तो फिर क्या हो जाएगा 80 बटे में 100। ठीक है, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 32,000। घर पे पढ़ो, शंकर जी में ज्यादा ध्यान मत लगाओ, समझ में आ नहीं रहा क्वेश्चन, मैं यहाँ से पढ़ बोल सकता हूँ। और चौका 32 8 5 40, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5 और ये 100 गुना हो जाएगा उधर। x का वैल्यू कितना हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए में रखा गया है, ठीक है, और शेष के 75% को ग्रुप बी में रखा गया है, तो 12 छात्रों को ग्रुप सी में रख दिया, शेष 12 छात्रों को। देखिए ये ग्रुप है, ठीक है, इसमें कुछ संख्या होगा क्लास में, तो कह रहा है कि इस क्लास की संख्या बताना है। और क्या दिया हुआ कि इसका 40% बच्चों को क्या किया है ग्रुप ए में रख दिया है, रखा है ना। अब कह रहा है कि शेष के 75%, तो ये 40% है तो शेष कितना हो गया, ये हो ना शेष, समझ में आ रहा है। हाँ। ये 40% है, जैसे इस क्लास का आधा हिस्सा मैं घेर दिया तो बचा कितना आधा हिस्सा, तो वैसे 40% को ए में रख दिया तो बचा हिस्सा कितना है 60%। अब कह रहा है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए तथा शेष के 75%, यानी ये जो 60% है इसका 75% क्या किया है ग्रुप बी में रख दिया है। तो जब ग्रुप बी में रख दिया 75% तो बच गया कितना 25%। तो इसका 25% जो होगा वो क्या किया, अब देखिए शेष के 75% को ग्रुप बी में रख दिया और शेष 12 छात्रों को सी में रख दिया। तो
I'm sorry. इस एरिया का 75%, जैसे मान लो ये हो गया 75%, ये हो गया 60% का 75% किस में रख दिया? ग्रुप बी में रख दिया। तो ग्रुप सी में कितना बच गया? 12 छात्र। 60 का 25% बच गया ना। तो ये 60 का 25% बच गया और इसका संख्या क्या दिया हुआ? 12 दिया हुआ था। वैसे ही करेंगे। मान लिया टोटल संख्या क्या है क्लास का? x है, ठीक है। तो 40% छात्रों को रखा है ग्रुप ए में, तो बच कितना गया? 60%। यहां तक पहुंच गया हम। अब कह रहा है कि 75% को ग्रुप बी में रखा है, तो बच कितना गया? 25%। तो जो बच गया उसी को तो ग्रुप सी में रखा है, और ये संख्या ग्रुप सी का कितना दिया? 12। तो काटिए, 25 चौका 100, ये कट गया, 6 दूनी 12, तो x का वैल्यू हो जाएगा 80। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 2a बराबर 3b एंड 3b बराबर 2c है, ठीक है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 100 रुपया है, आपके पास 200 रुपया है, तो मेरा और आपका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2 भागा दे देंगे। इसमें देखिए, इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबको एक फॉर्म में रखना पड़ेगा। सब में x आ जाए तो कट जाए, a आ जाए तो कट जाए, तो हम क्या करेंगे? a को ऐसे ही b के फॉर्म में लिख देंगे, c को भी b के फॉर्म में, b वाला ऐसे ही रहेगा। तो a को यहां से क्या लिख सकते हैं? 3b/2। b को ऐसे ही रखते हैं। c को क्या लिख सकते हैं? 3b/2। 2 से इसमें गुना कर देंगे, ये नीचे का 2 हट जाएगा, फिर हो जाएगा 6b, सॉरी 6b नहीं, 2 से गुना करेंगे तो नीचे वाला कट जाएगा, तो 3b 2b 3b, b कट गया, तो 3:2:3, 3:2:3, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दो संख्याएं 3:5 में है। दो संख्याएं 3:5 में है। यदि दोनों में से प्रत्येक घटा दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात ये हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि जब दो संख्याएं 3:5 में, इसका मतलब क्या हुआ? 3/5 कि उनको जब भागा दूंगा पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/5 आएगा। यही हुआ ना कहने का मतलब। तो मान लेता हूं मैं पहली संख्या, ऐसे कोई क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? x मान लेते हैं। तो जैसे 3:5 दिया हुआ ना, तो मान लिया 3x, 3x/5 और दूसरी संख्या कितनी मान लेंगे? 5x। इतना समझ में आ गया? अब दोनों संख्या का अनुपात निकालना होगा, तो 3x पर 5x, x कट जाएगा, 3/5 हो गया। अब देखिए घटाया जा रहा है ना, 3x - 9 आगे क्या? यस, अब कह रहा है कि दोनों में से कितना घटाना है? 9 घटाना है। इसमें से भी घटा दिए और इसमें से भी घटा के इसका अनुपात कितना दे रहा है? 12:23। ऊपर में 3 कॉमन ले लो, तो x - 3, 5x - 9, 23, ये हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 23x - 69, 20x, 9 चौका 36, ये 20 इधर आएगा तो हो जाएगा 3x, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 3, 33। x का वैल्यू कितना आ गया? 11। तो कह रहा है कि छोटी संख्या कौन सी होगी? तो छोटी संख्या क्या है? 11 छोटी संख्या 11 है, 3 है, 3x है और 5x है। तो x का वैल्यू निकल गया, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 3 × 11 33। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है 22% की छूट के बाद एक वस्तु को इतने बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? जैसे आप जींस के दुकान पे जाते हैं, 100 रुपए का जींस है, 1500 का जींस है, और 20% छूट दे दिया, तो वो जींस आपको कितने में देता है? 1500 लिखा हुआ है अंकित मूल्य, 20% छूट दे दिया, मतलब 20% वैल्यू तो आपसे ले ही नहीं रहा है। कितना ले रहा है? 80% ले रहा है। तो हम क्या करते हैं? 1500 का 80% निकालेंगे, 8 × 5 = 40, 4 8 4 12, यानी जींस कितने का दिया? वो यही हुआ ना। दूसरे तरीके से आप लोग कैसे समझते हैं? ठीक है, 1500 दाम है इसका, कितना डिस्काउंट दे रहा है? 20%। तो 1500 का 20% निकाल के घटा देते हैं, यही करते हैं ना। तो 1500 - 300 1200। ये इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है,
समझना है कि 20% का डिस्काउंट दिया मतलब 20% तो पैसा ले ही नहीं रहा है, तो 80% ही ले रहा है, तो उसका 80% हम निकाल देंगे। इसी ट्रिक पे, इसी कॉन्सेप्ट पे, सॉरी ट्रिक नहीं, 16 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कह रहा है कि 22% छूट के बाद एक वस्तु को 6552 में बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो मान लेंगे हम, माना अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, x, ठीक है। तो x पे 22% का छूट दे रहा है, यानी बेच कितने पे रहा है, 78% पे, x का 78% इसी प्राइस पे बेच रहा है ना, और दिया हुआ कि ये कितना है, 6552 में बेचा है, ठीक है। अब 78 से जब ये काटोगे तो आ जाएगा 84, तो x का वैल्यू आ जाएगा 8400, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एक आदमी ने एक कार कितने में खरीदा, 1,35,000 में खरीदा, ठीक है, और 25,000 फिर क्या किया, बनवाने में खर्च, मरम्मत में खर्च किया, तो इसके पॉकेट से कितना खर्च लग गया, 1,60,000, तो मतलब इसको कार कितने का पड़ गया, 1,60,000 का पड़ गया। जैसे कार खरीद के फिर हम बनवाते हैं ना। अब कह रहा है कि यदि इसको बेचा तो इसको हानि हो गया, तो कितने में बेचा ये, 10%, तो जैसे मैं 100 रुपए का जींस खरीदा हूँ और 10% के हानि में बेचा हूँ, मतलब 10% पैसा मैं नहीं लिया, 90% ही लिया हूँ। तो वैसे ही 1,60,000 को 10% के हानि में बेचा है, यानी उसको 90% ही पैसा मिला है, तो 90 बटे में 100 कितना हो जाएगा, 4 के 4 हासिल 5, 9 5 44 और 3 0, 1,44,000 में वो कार बेचा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर ये 16 ही था, 16 में 2 क्वेश्चन था ना, तो ये 16 का सेकेंड वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 अब यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि दो बराबर राशि, जैसे मान लो कि आप भी लोन लेने आए और वो भी लोन लेने आए, आपको भी 100 रुपए का लोन चाहिए और उसको भी 100 रुपए का लोन चाहिए, तो मैंने दोनों को 100 रुपए का लोन दिया, बट आप पे मैंने इंटरेस्ट कितना लिया है, 7%, और उस पे कितना लिया है, 5%। तो क्या रहा है कि 4 वर्ष बाद कुछ ना कुछ तो ब्याज, आप मान लिया कि रुपया x है लोन का अमाउंट, ठीक है, तो 7% पे देगा, तो 4 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन है x गुने ब्याज 7 गुने टाइम बटे में 100, यही होता है ना। ऐसा ही क्या होता है, P इंटू एन इंटू आर बाई 100, यही होता है ना, P मूलधन, n समय, r रेट, ठीक है। और इसका ऐसा ही कितना हो जाएगा, मूलधन x, परसेंटेज 5, रेट, और ये भी 4 साल के लिए है, तो ये हो जाएगा 100। तो इसका कितना हो गया, 28x बटे में 100, और इसका कितना हो गया, 20x बटे में 100। इतना ब्याज लग रहा है दोनों पे 4 साल में, तो कह रहा है कि दोनों का ब्याज जोड़ने पर कितना आंसर आ रहा है, 960। तो इस दोनों को जोड़ देंगे और कितना कर देंगे, 960, 100 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48x बराबर में 960, 48 से 20 बार में x का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब लोन का अमाउंट कितना था, 2000। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। कह रहा है कि P की क्षमता Q से 4 गुना है। जैसे मान लीजिए कि आप काम किसी काम को 10 दिन में करते हैं और मेरा क्षमता आपसे दुगना है, तो मैं उस काम को कितने दिन में कर लूंगा। आप किसी काम को 10 दिन में करते हो और मैं आपसे दुगना तेजी काम करता हूं, तो उस काम को कितने दिन में करूंगा, 20 दिन में। मैं दुगना तेजी से करता हूं तो 20 दिन में करूंगा, कम टाइम लेगा ना मुझे। आप जैसे ये दीवार बना रहे हो, आपको इस दीवार को बनाने में 5 गुना टाइम लगा, आप आलसी आदमी हो, आपसे दुगना तेजी से मैं बनाता हूं, तो इसको बनाने में कितना टाइम लगा, 5 दिन ना। आप एक ईंटा जोड़ रहे हो तो मैं कितना ईंटा जोड़ रहा हूं, 2 ईंट जोड़ रहा हूं। आप 10 जोड़ोगे 5 दिन में, 2-2 ईंटा, एक ईंटा आप जोड़ोगे 10 दिन में, तो 10 ईंटा जोड़ोगे। मैं दुगना तेज हूं तो मुझे तो 10 ही ईंटा जोड़ना है ना, तो 5 दिन में हो जाएगा। वैसे ही तो कह रहा है कि 2 है, P है और Q है, ठीक है। तो कह रहा है कि P की क्षमता Q से 4 गुना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि P की क्षमता Q से 4 गुना है। तो मान लो Q किसी काम को, मान लो P किसी काम को X दिन में करता है, ठीक है। ये Q किसी काम को X दिन में करता है,
तो P काम कितने दिन में करेगा? ये 4 गुना तेज है तो P कितने दिन में करेगा? x बटे 4 ना। तुम 10 दिन में काम कर देते, मैं दुगना तेज था तो 2 से भागा दिया ना 5 से, तो वैसे करेगा P का क्षमता Q से 4 गुना है। तो Q x दिन में काम करता है, P कितने दिन में काम करेगा? x बटे में 4 डेज में काम करेगा। इसे देखते रहना, ठीक है? कितने दिन में काम करेगा? x बाई 4 डेज में। अब कह रहा है कि P जितना टाइम लेता है Q से 45 दिन कम लेता है। इससे ये कितना दिन कम लेता है? 45 दिन। तो दोनों को यदि मैं घटा दूंगा तो 45 आना चाहिए, ये ज्यादा दिन ले रहा है, तो x माइनस एक्स बाई 4 बराबर क्या? 45। इसको करेंगे तो 3x बाई 4 बराबर में 45, 15, x बराबर कितना? 60। तो ओरिजिनली x कितने दिन में काम कर रहा है? 60 दिन में। और ये कितने दिन में कर रहा है? 60 बटे 4 यानी 15 दिन में। कर रहा है ना? अब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, तो जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कैसे होता है। तो जब P एंड Q साथ में कितने दिन में काम करते हैं, तो दोनों का हम क्षमता जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 60 और ऊपर हो जाएगा 5, 12, 1 बटे 12 यानी 12 दिन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12, B। 19। इसमें क्या कह रहा है? कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दे जाए तो वो 10 दिन पहले पूरा हो। तो बताइए कि कितना आदमी काम पे लगाया गया। तो देखिए, कोई भी काम करना है तो टोटल काम तो हमेशा बराबर ही होगा। जैसे यहाँ पे 10 मजदूरा लग गया और 4 दिन में काम किया तो भी एक दीवार बनाया, और यदि 20 मजदूरा लग गया 2 दिन में काम पूरा किया तो भी एक ही दीवार बनाया। तो टोटल काम हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। टाइम चेंज होता है। यस, टाइम चेंज हो सकता है, मजदूरा चेंज हो सकता है, मजदूर। तो कह रहा है कि कुछ आदमी, तो मान लीजिए आदमी क्या था? x था। कुछ आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में। तो एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है, ठीक है? तो 60 दिन में कितना काम करेगा? गुना कर देंगे। जैसे आप एक दिन में 1 ईंट जोड़ते हो तो 60 दिन में कितना जोड़ोगे? 60 ईंट जोड़ोगे। तो आदमी और उसका गुना कर देते। इसका फॉर्मूला भी एक होता है, M1 D1 बराबर M2 D2। M1 हो गया मैन पावर, D हो गया डेज, ठीक है? इतना दिन में पूरा कर लिया। अब क्या कह रहा है कि 8 आदमी और लगा दिया जाए। तो पहले x आदमी था तो अब आदमी कितना हो जाएगा? x प्लस 8। तो क्या कह रहा है? कितना कम लेता है? 10 दिन पहले पूरा हो जाता है। मतलब पहले ये 60 दिन में पूरा होता था, तो अब कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 50 दिन में। 10 दिन पहले पूरा होता ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। ये 0 0 काट दीजिए तो हो जाएगा 6x 5x 40। x का वैल्यू कितना आ गया? 40। तो क्या कह रहा है कि बताइए कितने आदमी काम पर लगाए गए थे? तो स्टार्टिंग में कितने लगाए गए थे? 40। पहले x ही लगाया गया था ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? B। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज से कर देता है। ये मोटर चालक है, इसका स्पीड कितना है? 150 किलोमीटर है, और स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना टाइम लेगा? 150 किलोमीटर इसको जाना है और 50 की स्पीड से जा रहा है, तो 3 घंटा। क्या करते हैं? डिस्टेंस में चाल से भागा देते हैं, यही होता है ना समय। तो ये आ गया 3 घंटा। जब इधर से वापस आता है तो इसका स्पीड कितना हो जाता है? 30 किलोमीटर पर घंटा। वापसी में स्पीड उसका घट जाता है, थक जाता है। तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से पहुंचने में? 150 कितना लगेगा? 5 घंटा लेगा ना, 5 घंटा। तो कह रहा है कि पूरी यात्रा का औसत गति निकाले। तो औसत गति क्या होता है? औसत गति होता है, गति का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बटे में टाइम। औसत गति क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 150 इधर गया, 150 इधर आया, तो कितना हो जाएगा? 3। और टोटल टाइम कितना हो गया? 3 और 5 8। काटो, और 3 का 24, 60, 8 7 56, 4 40, 8 5 40, 37.5। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि 50 मीटर की दूरी 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की जाती है। इधर देखिए, एक बंदा है, ये 50 मीटर की दूरी जो है 1 मिनट में तय कर लिया, ठीक है? अब कह रहा है
कि 2 मिनट में कितना दूरी करता है? 40 मिनट। 2 मिनट में 90 मीटर दूरी तय करता है ना। तो 1 मिनट तो 50 मीटर कर लिया है, तो अगला 1 मिनट में कितना करेगा ये? 40 मीटर। तभी ना हुआ 2 मिनट में 90 मीटर। कह रहे हैं ना 2 मिनट में 90 मीटर। और 3 मिनट में क्या कह रहे हैं? 130। यानी फिर से 1 मिनट यदि चला तो फिर से कितना किया? 40 किया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए सर कि यदि 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, यहां से चलना स्टार्ट हुआ, 1 मिनट हुआ तो कितना चल गया? 50 मीटर। फिर कह रहा है कि 2 मिनट में 90 मीटर चलता है, तो 1 मिनट तो चल हुआ है, अगला 1 मिनट में इसको 40 मीटर चलना चाहिए, तभी तो 90 होगा। फिर 3 मिनट में कितना चल रहा है? 130। यानी फिर से अगले मिनट में 40 चल रहा है। इधर देखो, तीसरे मिनट में भी 40, दूसरे मिनट में 40 और पहले मिनट में 50, तो 130 हो गया ना। मतलब कहने का मतलब कि हर मिनट में कितना चल रहा है? 40 मीटर चल रहा है। केवल पहले मिनट में 50 मीटर चल रहा है, बाकी 40 मीटर चल रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 15 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? देखिए 15 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? तो पहला मिनट में 50 मीटर तय करेगा ना, और आगे का कितना मिनट बच गया? 14 मिनट। तो 14 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है? 40 मीटर। 14 मिनट 15 में से एक घटी तो कितना हुई? क्वेश्चन में पूछ रहा ना कि 15 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, तो शुरू के 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है? 50 मीटर। और अगला मिनट जो भी आ रहा है उसमें कितना कर रहा है? 40 मीटर। तो 1 मिनट में 50 मीटर और बच कितना गया? 14 मिनट। तो 14 मिनट में कितना कर रहा है? 40 मीटर। 610 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। 45 रुपए में 50 आम बेची। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है, 45 रुपया में इतना आम खरीदा, इतने रुपए में इतना आम बेचा, तो परसेंटेज लाभ बताइए, परसेंटेज हानि बताइए। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? एक आम पे, एक वस्तु पे हम खेलते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक वस्तु पे पहले एक आम का हम दाम निकाल लेंगे, तब परसेंटेज और लाभ जो भी निकालना होगा हम निकालेंगे। ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। 45 रुपया में 50 आम बेच रहा है, तो एक आम कितने में बेच रहा है? 45 रुपए में 50 आम बेच रहा है, तो एक आम कितने का बिकेगा? 45 बोलो। 100 बेवकूफ हो क्या पूरा? मैं कह रहा हूं कि 10 रुपए में 5 आम बेचे, तो एक आम का दाम कितना हो गया? 2 रुपया। तो वैसे ही 45 रुपया में 50 आम बेचे, तो एक आम का दाम कितना हो जाएगा? 45 बटे 50। तो ये करोगे तो कितना आएगा? 9 10, यानी 9 बटे 10 रुपया में एक आम बेच रहे हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि 10% की हानि होती है इसको, इतना में बेचता है तो 10% की हानि होती है। तो माना एक आम का क्रय मूल्य कितना है? x रुपया है, यही है ना? मान ये तो बेच रहा है ना, कीना खरीदने कितने में है? तो मान लिया कि 1 रुपए में एक आम खरीदा था, तो हानि कितना हो रहा है? 10%। तो 10% और हानि का फॉर्मूला क्या होता है? हानि बट्टे में क्रय मूल्य गुने में 100। तो हानि कितना हो जाएगा? हानि कब होता है? जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है ना? तो हानि कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 9 बट्टे में 10 बट्टे में क्रय मूल्य x गुने में 100। ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो x इधर आ जाएगा, उधर आ जाएगा 10x माइनस 9 इधर लाओ, 9x, x बराबर में 1। मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया उसका? 1 रुपया। आम कितने में खरीदा था? 1 रुपया में। ठीक है। अब कह रहा है कि 32 आम को कितने में बेचे कि 28% का लाभ हो? 32 रुपया में कितने आम बेचे? तो खरीद है 1 रुपया का, इसको 28% लाभ कमाना है, तो बेचना कितने में चाहिए? इसको कितने में बेचना चाहिए? आप 100 रुपया के एक सामान किने हो और 28% लाभ कमाना है, तो कितने में बेचोगे? 128 में क्या किए? 100 में 100 का 28% जोड़ दिए, यानी इस पर हम क्या करेंगे? 1 में 1 का 28% जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0.28 यानी 1.28। मतलब एक आम इसको कितना बेचना पड़ेगा? 1 रुपया 28 पैसे में बेचना पड़ेगा। ठीक है।
तो 1 रुपया 28 पैसे में एक आम बेच रहा है, तो 32 रुपए में कितना आम बेच देगा? भागा दे देंगे आम की संख्या। जैसे एक टॉफी तुम 2 रुपए में बेच रहे हो, तो 100 रुपए में कितना टॉफी बेच दोगे? 50। 100 से उसमें भागा दे दिए, तो वही कह रहा है कि एक आम 1.28 रुपए में बेच रहा है, तो 32 रुपए में कितना बेच दोगे? भागा दे देंगे, इसको काटोगे, ठीक है? तो ये काटोगे तो आपका आ जाएगा ये 25 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या से दुगनी है। अर्धगोला क्या होता है? आधा गोला। आपने खरबूजा देखा है काटा हुआ? पहले गोला क्या होता है? फुटबॉल देखा है? फुटबॉल, ये गोला हो गया। साइकिल का चक्का गोला नहीं हुआ, वो वृत्त हो गया। गोला होता है ठोस, जिसका अंदर भी हो, है ना? साइकिल के तो केवल गोल है, अंदर तो कुछ नहीं है, तो गोला क्या हो गया? नहीं इडियट, गोला क्या हो गया हमारा? फुटबॉल या फिर पूरा खरबूजा। तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है, टोटल पृष्ठ, वो फॉर्मूला होता है 4πr², पूरा खरबूजा का। और अर्धगोला होता है जब उसको काट दिया, जैसे कटा हुआ खरबूज, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका आधा है 2πr² हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। बट जब आप खरबूजा को काटते हो तो ऊपर वाला भी एक एरिया बन जाता है ना, तो उसका भी एरिया जुटेगा, तो उसका एरिया कितना हो जाता है? वो तो वृत्त जैसा हो गया, तो उसका हो जाता है πr²। ये हो गया 3πr² और ये हो गया 4πr²। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है? फोर πr² और अर्धगोला का कितना हो गया? 3πr²। ठीक है, अब कह रहा है कि अर्धगोला तथा गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकाले। अर्धगोला वो पहले पूछा है, तो इसका हम पहले कर देंगे 3πr² बटे में 4πr²। बट कह रहा है कि अर्धगोले की त्रिज्या जो है गोले की त्रिज्या से दुगनी है, तो गोले की त्रिज्या r है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2r होगा ना, इसका स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3π और 2r का स्क्वायर 4r² बटे में 4πr²। r² कट गया, पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या हो गया? 3 बटे में 1। आंसर क्या हो जाएगा? 3:1। इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी की 75 से छोटी है, तो माना वो संख्या क्या है? x है। तो कह रहा है कि संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, मतलब x बड़ा है, कितना बड़ा है? तो 31 से कितना बड़ा है? तो 1 से 31 घटा देंगे, इतना ही बड़ा हो जाएगा। कह रहा है उतनी ही बड़ी है जितनी की 75 से छोटी है। इसको घटाने पर जो आंसर आएगा उतना ही आएगा जितना की 75 से छोटी है, तो मतलब 75 - x। 75 से वो संख्या छोटी है ना, तो जो घटाएंगे वो आंसर और इधर का जो आंसर आएगा दोनों बराबर है। तो ये x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2x, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 106। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 53। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 का A। इतना इजी क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 धावक किसी वृत्ताकार पथ पे दौड़ते हैं। आप लोग गांव का पिक्चर देखे हो ना, जैसे पिस्टल वगैरह दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ से हम लोग सब लोग चलते हैं। जैसे मैं चला प्रथम, ये पिस्टल चला, ये नीरज चला, ठीक है? तो क्या होता है, यहाँ तक तो साथ रहते हैं और मैं यहाँ रहता हूँ, प्रथम यहाँ रहता हूँ, तो पिस्टल और नीरज क्या पहुँच जाते हैं? एक चक्कर पूरा कर लेते हैं ना। फिर ये सब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है। जब मैं यहाँ पे रहता हूँ फिर से सब क्रॉस करके पहुँच जाता है ना। तो ऐसे ही 3-4 बार जब करेगा ना, तो एक ऐसा भी टाइम आएगा कि जब मैं भी यहाँ पे पहुंचूंगा और ये सब भी यहाँ पे पहुंचेगा, है ना, आएगा ना। तो वही पूछ रहा है कि 4 धावक पूरा करने में, एक धावक कितना सेकंड लगाता है? 200 सेकंड लगाता है, ठीक है। दूसरा 300 सेकंड लगाता है, चौथा 360 और अगला 450 सेकंड लगाता है।
तो कह रहा है कितने समय बाद ये जहां से स्टार्ट किया था वहां पे एक बार फिर से मिल जाएंगे, कितने सेकंड बाद। अब देखिए इधर, जैसे मैं हूं प्रथम और ये नीरज है, ठीक है। नीरज क्या करता है, इसको पूरा दूरी तय करने में लेता है 10 सेकंड, ठीक है। और मैं लेता हूं कितना, नीरज लेता है 10 सेकंड, मैं लेता हूं कितना 30 सेकंड, ठीक है। तो क्या होगा, पहले 10 सेकंड में नीरज यहां पहुंच जाएगा और मैं तो इधर ही रहूंगा। नीरज एक बार फिर से चक्कर लगा के पहुंचेगा तो मैं यहां पे रहूंगा, और तीसरी बार जब चक्कर लगा के आएगा तो नीरज भी यहां रहेगा, मैं भी यहां रहूंगा। तो 30 सेकंड में मैं उसको एक बार फिर से उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलूंगा। तो हमने क्या किया, 10 और 30 का एलसीएम निकाल दिया। 10 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 30। तो वैसे ही इसमें इन सब का एलसीएम निकाल देंगे। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 45 गुने 10 है ना, इसको लिख सकता हूँ ना 450 को, 30 गुने 10, 20 गुने 10, 10 को वैसे ही छोड़ देंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 45, 36, 30, 20, 2 से काटेगा 45, 18, 15, 10, फिर 2 से 45, 9, 15, 5, फिर 3 से 15, 3, 5, 5, फिर 3 से 5, 1, 5, 5, फिर 5 से 1, 1, 1, 1, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 36 18, 180। और ये 10 हमने के पहले से ही 10 हमने साइड कर लिया था, तो ये भी 10 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800 सेकंड। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ये वो आपका 25 क्वेश्चंस। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस हम बाद में किसी दिन कर लेंगे। रीजनिंग इतना टफ नहीं है, इजी है। सो आप लोग प्लीज खुद से करिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, मुझे के क्वेश्चन समझाना पड़ रहा है। टाइम मिलेगा तो मैं रीजनिंग का वीडियो डालूंगा। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगली बार जो टेस्ट सीरीज है वो है 13 अगस्त। सो प्लीज आप आइए, बहुत फायदा होता है टेस्ट सीरीज का। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बुला के लाइए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल ही फ्री है। थैंक यू सो मच।